नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट रवि पी तिवारी ऑफिशियल चैनल पे। जैसा आप लोगों ने मुझसे कई बार अपनी समस्या एक बताई है, आप लोग कहते हैं कि मैम हम कोई भी परीक्षा देने जाएं, बेसिकली टीचिंग से संबंधित। बहुत ध्यान से समझिएगा, आज की क्लास आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आपको अंतिम क्लास अंतिम सत्र तक पूरा पढ़ना है, ये आप खुद ही निर्धारित करेंगे। जब कभी आप मुझसे ये कहते हैं कि मैम चाहे हम लोग एलटी की परीक्षा देने जाएं, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने जाएं, या हम लोग डी ट्रिपल एसबी की परीक्षा देने जाएं, या हम जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा देने जाएं, इसके अलावा हम नेट के एग्जाम की परीक्षा देने जाएं, हम जब भी एग्जाम देने जाते हैं, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है, बड़ा ही कंफ्यूज करता है। कौन सा? एक तरफ राजनीतिक चिंतक है, चाहे वह पाश्चात्य चिंतक हो या वह भारतीय चिंतक हो, ठीक है, चाहे वह पाश्चात्य चिंतक हो अथवा भारतीय चिंतक हो, तो इनके द्वारा लिखी गई ग्रंथ कैसे याद करें? क्या वास्तव में प्लेटो ने जो द रिपब्लिक लिखी थी, द स्टेट्समैन लिखी थी, द लॉज लिखी थी, उससे जो अलग से क्वेश्चन बनते हैं, क्या वो वास्तव में याद करने योग्य है? कैसे याद किया जाए, उसको कैसे छोटे छोटे शब्दों को समझा जाए? आज की ये क्लास वही चिंतक और उनके ग्रंथ पर आधारित है और ये आपको आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, मिलेगा अवश्य ये। यानी एक ही क्लास सारे एग्जाम के लिए सार्थक है, ये आज का प्रयास है और इस क्लास के माध्यम से हम आपको बताने चल रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें। सबसे पहले आ जाइए, बात अगर करूं प्लेटो, जो भारतीय राजनीतिक चिंतक हो चाहे विश्व के राजनीतिक चिंतक में मानिए, तो चिंतक की श्रेणी में जिनका पहला नाम आता है प्लेटो, जो अरस्तु के गुरु हैं, सुकरात के शिष्य हैं, उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ जहां से खूब क्वेश्चन बनते हैं। प्लेटो के ग्रंथ कौन कौन से हैं? खूब मिलेंगे। रिपब्लिक, मीनो, प्रोटागोरस, लॉज, यूथिफ्रो, सिंपोसियम, स्टेट्समैन, क्रीटो, जॉर्जियस, फेडो, अपॉलजी, सोफिस्ट, ये इतने ग्रंथ हैं। अब वो अलग अलग है इसलिए नहीं समझ में आते, तो हमने क्या किया, हमने इसको एक जगह कलेक्ट कर लिया। भैया मीनो की खासियत क्या है? मीनो की खासियत है कि रिपब्लिक में न्याय का उल्लेख करते हुए व्याख्या किया है। प्लेटो ने द रिपब्लिक में न्याय का उल्लेख करते हुए व्याख्या किया है, लेकिन मीनो में न्याय शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। न्याय शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। इसका मतलब अब हमको पुस्तक और उनके रचयिता से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक शब्द अगर कह दूं, एक ही क्लास, ठीक, और पूर्ण तरीके से सारी समस्याओं का निदान तो गलत नहीं होगा। बात समझ में आया? तो न्याय शब्द का पहली बार प्रयोग मीनो में किया, ठीक। यानी प्लेटो के ग्रंथ के बारे में एक तो मैंने ये बताया कि इनकी कितनी ग्रंथ है, कौन कौन सी है, एक ही जगह एक ही स्लाइड पे अगर मिल जाता है तो याद करने में आसानी हो जाती है। दूसरा बढ़िए, प्लेटो के कुछ ग्रंथ को तो अकेले क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे प्लेटो की सबसे पहली अगर मैं ग्रंथ की बात करूं, सबको पता है कि जिसने प्लेटो को नाम दे दिया, जिसने प्लेटो को जीवंत स्वरूप दे दिया, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे द रिपब्लिक का आरंभ ही होता है नीति शास्त्र, मतलब दार्शनिक का आचरण क्या हो, राज्य कैसे बीमार होने से बच सकता है, राज्य कैसे आदर्शवान हो सकता है, और राज्य में निवास करने वाले नागरिक कैसे आदर्शवान हो सकते हैं, ये कैसे पता चलता है? प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक के माध्यम से पता चलता है। तो प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक की अगर मैं बात करूं, तो द रिपब्लिक में क्या मिलता है आपको? तो आप जानते हैं, इसमें नीति शास्त्र और नैतिक दर्शन का समावेश मिलता है। नीति शास्त्र एवं नैतिक दर्शन के समस्याओं से ही इसका आरंभ होता है कि ये समस्याएं राज्य में आई कैसे।
अगर मनुष्य अपने विचारों को, मानव या व्यक्ति अपने विचारों को, अपने आचरण को अच्छा कर ले तो स्वतः राज्य का आचरण अच्छा हो जाएगा। स्वतः राज्य का आचरण अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का बृहद स्वरूप ही राज्य है। यही तो प्लेटो कहते हैं। तो इस पुस्तक का आरंभ ही इस समस्यात्मक प्रश्न को लेकर होता है। और सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज याद रखने वाला क्या है कि द रिपब्लिक पुस्तक के आरंभ में ही एक प्रश्न को उठाया गया। क्या उठाया गया है भैया? द रिपब्लिक पुस्तक के आरंभ में एक प्रश्न को उठाया गया है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है वास्तव में कि न्याय क्या है। प्रश्न क्या है कि न्याय क्या है, ये प्रश्न है। यानी आप सोचिए कितनी बढ़िया चीज होगी कि अगर हम लोग एक ऐसे महान विचारक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसने अपने देश में विचारधारा को लाकर विश्व में यूनान को चिंतक जगत का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित कर दिया। ऐसे विचारक की बात कर रहे हैं। तो इस पुस्तक के आरंभ में एक तो समस्या बताई गई, दूसरा क्या कहा गया? न्याय क्या है, इस प्रश्न को उठाया गया है। न्याय क्या है, इस प्रश्न को उठाया गया है। और इसी कारण से द रिपब्लिक ग्रंथ के 2 शीर्षक बनाए गए। द रिपब्लिक ग्रंथ के कितने शीर्षक बनाए गए भैया? 2 शीर्षक बनाए गए। पहला शीर्षक क्या है? पहला शीर्षक है रिपब्लिक। पहला शीर्षक है रिपब्लिक। और दूसरा शीर्षक क्या है? तो दूसरा शीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस। रिपब्लिक के माध्यम से इस ग्रंथ में जो 2 शीर्षक लिए गए हैं वो ये बताते हैं, पहली बात 2 शीर्षक यानी 2 पॉइंट जो ये बताते हैं कि रिपब्लिक क्या है? एक राजनीतिक ग्रंथ है। राजनीति पर लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें कंसर्निंग जस्टिस की एक अवधारणा है जो ये बताती है, कंसर्निंग जस्टिस की एक अवधारणा है जो यह बताती है कि यह जो द रिपब्लिक है यह विधि और नैतिक शास्त्र से सम्मिलित समुचित एक ग्रंथ है जिसमें राजनीति कैसी हो, नीति शास्त्र कैसे कार्य करे, विधि कैसी हो जो सबके आचरण को एक साथ समन्वय करके ले चलती हो, इसके बारे में बात की गई। अर्थात द रिपब्लिक ग्रंथ के 2 शीर्षक आपको मिलते हैं। पहला शीर्षक है रिपब्लिक और दूसरा शीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस। आरंभ ही होता है कंसर्निंग जस्टिस। जरूर याद रखना, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, क्योंकि प्लेटो के बुक से संबंधित किसी और के बुक से इतने क्वेश्चन मिले ना मिले, लेकिन प्लेटो के बुक से आपको क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, ये आप भी जानते हैं। चलिए भैया, माना जाता है कि प्लेटो की सबसे महानतम और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में किसी का नाम आता है तो किसका आता है? रिपब्लिक का। जो किसमें लिखी गई है? आप कहेंगे जो लिखी गई है संवाद शैली में। किसमें लिखी गई है? आप कहेंगे कि ये लिखी गई है संवाद शैली में। चलो भैया, संवाद शैली में लिखी गई इसको समझे। संवाद शैली का मतलब होता है तर्क वितर्क के माध्यम से प्रमाण को जानना, सत्य को जानने की कोशिश करना। तर्क वितर्क के माध्यम से प्रमाण को जानना या सत्य को जानने की कोशिश करना, इसी को संवाद शैली कहते हैं। ठीक, इसका मतलब रिपब्लिक में इन्होंने एक आदर्श को धारण करके कल्पना बताया और काल्पनिक चित्रण, काल्पनिक पात्र भी लाए। और इनकी कल्पना केवल और केवल किससे संबंधित था? केवल संबंधित था कैसे अपने राज्य को, एथेंस को, यूनान को मरने से, बीमार होने से बचाए। और वास्तव में उस कल्पना रूपी उपमा को प्लेटो ने अपने यहां जीवंत स्वरूप दे दिया, ऐसा कोई चिंतक नहीं कर पाया। इसलिए सर्वश्रेष्ठ उपाधि में अगर किसी चिंतक का नाम आता है यूनान में तो प्लेटो का सर्वोच्च नाम आता है, क्योंकि इन्होंने अपने बीमार राज्य को, नगर राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग दिया। तो रिपब्लिक की जो रचना थी प्लेटो ने अपने जीवन काल के मध्य अवस्था में किया था। बात समझ में आई? संवाद शैली के माध्यम से कुछ
कलाकारों को, कुछ पात्र को अपने में शामिल करके सत्य और न्याय, स्व कर्तव्य को बढ़ावा दिया है। ताकि स्व कर्तव्य का मतलब है कि राज्य में सब अपने कर्तव्य को करेंगे ना, कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो ये राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नींव मानी जाती है। ठीक है, चलिए अब सुनिए। द रिपब्लिक में प्लेटो के विचार काल्पनिक आदर्श से प्रेरित है। इसलिए आपने सुना होगा कि प्लेटो को कल्पनालोकीय विचारक भी कहा जाता है, कल्पनालोकीय विचारक। लेकिन वास्तव में ये कल्पनालोकीय नहीं थे, इन्होंने अपनी कल्पना को यथार्थ स्वरूप दलाज में दे दिया था। तो प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है? कल्पनालोकीय विचारक के नाम से भी जाना जाता है। इस द रिपब्लिक में जो काल्पनिक आदर्श से प्रेरित है, जिसके माध्यम से ये अपना एक दार्शनिक राजा सिद्ध करना चाहते हैं, इसमें क्या क्या आपको दिखता है? तीखा व्यंग, कल्पनाएं, परिहास और नाटकीयता का समुचित मिश्रण दिखता है। नाटकीयता का समुचित मिश्रण दिखता है। इसके अतिरिक्त द रिपब्लिक ग्रंथ में सबसे ज्यादा आपको दिखेगा शिक्षा संबंधी सिद्धांतों और प्रावधानों का विस्तृत वर्णन। इसी पर तो आपने एक ऐसे विचारक के मुंह से सुना कि द रिपब्लिक शिक्षा में लिखी गई, शिक्षा के लिए लिखी गई सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। मैं इसलिए नाम नहीं लेती हूं रूसो का या कल्पनालोकी विचारक बताते समय, क्योंकि एक क्लास मुझे आपको देना है जिसमें विचारक के कुछ कोटेशन लेकर आने, वो भी क्लास एकदम अलग होगी। और ऐसी सारी क्लासेज आपको मिलेगी जो एक साधे सब सधे का कार्य करे, चाहे आप कोई एग्जाम देने जाएं। ये अवश्य आपको सबसे ज्यादा मजबूती देगी, मुझे पता है। तो इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में क्या मिलेगा आपको? शिक्षा संबंधी प्रस्थानों का, सिद्धांतों का, प्रस्तावों का प्रावधान मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है भैया, चलिए अब द रिपब्लिक मैंने बता दिया कि भैया शिक्षा, न्याय, न जाने कितनी कितनी चीजों के लिए जानी गई एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी। बात करते हैं द स्टेट्समैन। वास्तव में कैसे व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे राज्य में एक शासन कला चलनी चाहिए, ये प्लेटो से सीखना चाहिए। कैसे दार्शनिक राजा अपने को सबसे अलग नहीं कर सकता, दार्शनिक राजा अपने को सब में समाहित करके ही अपने बीमार राज्य को अच्छा कर सकता है। प्लेटो के ग्रंथ द स्टेट्समैन को, प्लेटो के ग्रंथ द स्टेट्समैन को अगर यूनानी भाषा में बात करें, प्लेटो के ग्रंथ द स्टेट्समैन को अगर हम लोग यूनानी भाषा में बात करें तो क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनानी भाषा में पॉलिटिक्स कहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम पॉलिटिक्स तो किसी और की रचना है। ठीक, पॉलिटिक्स तो इनकी नहीं है भैया, ये मैंने भी कहा पॉलिटिक्स इनकी नहीं है, लेकिन द स्टेटमैन का मतलब ही यूनानी भाषा में पॉलिटिक्स होता है। अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो इसे द स्टेटमैन कहते हैं। याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है किस ग्रंथ को यूनानी भाषा में पॉलिटिक्स कहा जाता है? तो द स्टेट्समैन है। यूनानी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है। और अंग्रेजी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? द स्टेट्समैन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? इस ग्रंथ की रचना रिपब्लिक के प्रकाशन के कई वर्ष बाद किया गया था। याद रखना, सबसे पहले इसका मतलब रिपब्लिक आया। अब आप लोग कहते हैं ना कि मैम कभी अगर क्रम पूछा गया कि किस वर्ष इन्होंने कब गठन किया, तो प्लेटो एक ऐसे विचारक है जिनके मामले में विवाद है। कैसा? फिर से आपको याद दिला दूं, प्लेटो एक ऐसे विचारक हैं जिनके मामले में जन्म का ईसा पूर्व भी आपको 2 दिखता है, कहीं 347 तो कहीं 348, दोनों मान्य है। क्यों? क्योंकि प्राप्त साक्ष्य ऐसे कहीं नहीं दिखे जहां से ये क्लियर हो सकता। इनकी मृत्यु का भी क्या है? 2 अवधारणा है, वह भी 2 अवधारणा मान्य है। तो इसलिए इनकी पुस्तक कौन पहले थी? तो रिपब्लिक मानी जाती है, लेकिन कौन सी किस ईयर की में थी? तो जिसके प्रमाण नहीं है वहां पर सब क्या होता है? सारी राजनीतिक चिंतक की अवधारणा मौन हो जाती। ठीक है भैया, चलिए बात करते हैं इस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में? द स्टेट्समैन नामक ग्रंथ में प्लेटो का दृष्टिकोण
काल्पनिक आदर्शवाद से व्यवहारिक आदर्शवाद में परिवर्तित होता हुआ दिखता है। अर्थात ये यहाँ पर आपको द स्टेट्समैन में प्लेटो आपको ज्यादा यथार्थवादी दिखे, यहाँ ये आपको ज्यादा यथार्थवादी दिखेंगे। आदर्श में इतने उग्र नहीं दिखेंगे कि मेरा विचारक ऐसा हो, मेरा दार्शनिक ऐसा होगा, मेरा दार्शनिक राज्य में स्व कर्तव्य को फैलाएगा, न्याय करेगा। यहाँ पे धीरे धीरे कहाँ जाते हैं, धीरे धीरे ये व्यवहारिकता की ओर, यथार्थता की ओर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए प्लेटो के विचार जैसा आपको दिखा होगा द रिपब्लिक के समय पूर्णतः आदर्श में था, कल्पना लोकीय था। द स्टेट्समैन लिखते समय ये अधिक तार्किक हो गया, यहां ये तर्क करने लगे। लोकतंत्र कैसे चलेगा, क्या वास्तव में एथेंस का लोकतंत्र अच्छा है, क्या एथेंस के लोकतंत्र की तरीके से ही हर देश के लोकतंत्र हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये यथार्थता कर रहे हैं, तर्क लगा रहे हैं। अर्थात ये अपने ही द्वारा दी गई अवधारणा का कहीं ना कहीं पॉजिटिव और निगेटिव एरा देखने लगे। इस ग्रंथ में प्लेटो ने क्या किया है, तो इस ग्रंथ में प्लेटो का लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण उतना उग्र नहीं रहा जितना कि रिपब्लिक के लिखते समय था। मतलब आपको दिखेगा कि जब ये द स्टेट्समैन लिख रहे थे तो इन्होंने लोकतंत्र को इतना जितने तरीके से, जैसे राजा एथेंस में लोकतंत्र का सहारा लेकर अपने वंशावली को, अपने रक्त संबंध को बढ़ा रहा था, तो द रिपब्लिक में इन्होंने पूरी उग्रता के साथ इसका विरोध किया। लेकिन जब ये द स्टेट्समैन लिख रहे थे तो ये व्यवहारिक पक्ष बता रहे थे। क्या बता रहे थे, व्यावहारिक पक्ष बता रहे थे, और बता रहे थे कि कैसे लोकतंत्र में जनमानस का समर्थन आवश्यक है, कैसे जनमानस सहयोगिता के माध्यम से इस शासन कार्य को आगे लेकर चलती है। तो इस पर इन्होंने कहीं ना कहीं तर्क के साथ अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। किंतु इस परिवर्तन के साथ भी अगर आपको देखने को मिले तो आप पाएंगे कि प्लेटो आदर्श राज्य के प्रति अपनी आस्था बनाए रखे, वो कम नहीं हो पाया। आदर्श राज्य मानव के चरित्र से बनेगा, और मानव का चरित्र ही है स्व कर्तव्य करना, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। यही तो है। तो द स्टेट्समैन में भले ही ये यथार्थ की ओर, तर्क की ओर थोड़े से उग्र ना रहकर वास्तविकता को देखने का प्रयास किए, लेकिन आदर्श राज्य की जो आस्था थी ना इनके मन में, वो इस पुस्तक में भी जाती हुई नहीं दिखती। बात करते हैं द लॉज की। क्या है भैया द लॉज? द लॉज प्लेटो की अंतिम रचना है। किसकी? द लॉज प्लेटो की अंतिम रचना है। माना जाता है कि इसका प्रकाशन प्लेटो की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा किया गया, और बताया जाता है कि द लॉज की रचना जब प्लेटो कर रहे थे तो प्लेटो के पास इनके शिष्य इनके शिष्य अरस्तु बैठे थे, और ऐसे अरस्तु प्लेटो को बार बार कहते हैं कि गुरुदेव, आपके दार्शनिक राजा इस विश्व में तो नहीं दिख सकते, लेकिन जैसा आपके यहाँ का राजा है, अगर आप चाहे तो उनकी गणना, उनकी तुलना, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अरस्तु अपने गुरु से उम्मीद कर रहे थे और बार बार कोशिश करके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गुरुदेव विधि को समाहित करिए, यथार्थ को समाहित करिए। यही कारण है कि प्लेटो का जो द लॉज अंतिम रचना है, इन्होंने क्या किया है, पूर्व में किए गए अपने द रिपब्लिक की अवधारणा और सब में जो इन्होंने दार्शनिक राजा का चित्रण किया था, उसे कहीं ना कहीं यथार्थ देने का प्रयास किया। ये कल्पना के बजाय द लॉज यथार्थ के सबसे ज्यादा निकट दिखती, कल्पना के बजाय द लॉज सबसे ज्यादा यथार्थ के निकट दिखती है। विधि के शासन की भी इसमें जिक्र किया गया, और न्याय दार्शनिक राजा अब यथार्थ में कैसे हैं, क्या है, इस पर ज्यादा जोर दिया गया। क्लियर? चलिए भैया, इस ग्रंथ में यानी किसमें, द लॉज में, प्लेटो ने क्या कार्य करने का प्रयास किया है, आदर्श विधि के अनुसार संचालित दूसरा सर्वोत्तम राज्य, जिसे उपादर्श राज्य के नाम से जाना जाता है,
का प्रतिपादन किया है। कहा जाता है कि अरस्तु का जो आदर्श राज्य है वो प्लेटो का दूसरा सर्वोत्तम उपादर्श राज्य, ये सत्य है। क्योंकि अरस्तु अपने गुरु के साथ बैठकर अपनी विचारधाराएं भी आपस में मिला रहे थे। इसीलिए अरस्तु जब आदर्श राज्य लिखते हैं तो जितने विचारक उसको पढ़ते हैं ना, राजनीतिक विचारक यही कहते हैं कि अरस्तु का जो आदर्श राज्य वो कहीं ना कहीं प्लेटो का सर्वोत्तम दूसरा संभावित राज्य उपादर्श ही है। समझ गए? तो इस ग्रंथ में प्लेटो ने क्या किया? आदर्श विधि के अनुसार, यानी जैसी विधि बनती है सर्वोत्तम राज्य कैसे संचालित होता है, तो उसको नाम दिया उपादर्श राज्य। प्लेटो के इस ग्रंथ में मुख्यतः 3 पात्र हैं। डियोनीसिस के शासक मैंने पढ़ाया था, वो सब कल्पना थी, लेकिन कल्पना के माध्यम से उसे यथार्थ के जीवन में लाने का श्रेय अगर प्लेटो के अलावा कहीं आप देख लीजिए तो विश्व में ऐसा कल्पना लोकीय विचारक जिसने उस कल्पना को यथार्थ में जी लिया, पूरे यूनान को जिला दिया, पूरे विश्व में अपनी प्रथम श्रेणी के चिंतक होने का दर्जा प्राप्त कर लिया, शायद ही कोई और चिंतक मिलेगा। तो प्लेटो के द लॉज नामक ग्रंथ में 3 पात्र हैं। पहला पात्र है क्रीटवासी क्लीनियस, दूसरा पात्र है स्पार्टावासी मेगिलस, और तीसरा पात्र है एथेंसवादी, इनका खुद का राजा, जो इस ग्रंथ का मुख्य पात्र है। आप उसे कह सकते हैं नायक है, जिसे आप दार्शनिक राजा कह सकते हैं, जो क्या करेगा? स्वकर्तव्य को बढ़ावा देगा, आदर्श को बढ़ावा देगा, इसके माध्यम से पूरे यूनान में क्या करेगा? पूरे यूनान में एक आदर्श राजा, दार्शनिक राजा, ऐसा राजा जो मोह माया से परे हो, इन लोग से ज्यादा उन लोग के बारे में सोचता हो, निरपेक्ष ज्ञानी हो, वही क्या होगा? वही इन तीनों पात्रों में से सर्वश्रेष्ठ होगा और इन सबको सुधार कर न्याय को स्थापित करेगा। क्लियर है? बात करते द लॉज की, तो बताया जाता है कि प्लेटो ने द लॉज अपनी पुस्तक को 12 भागों में विभाजित किया। किसमें विभाजित किया? तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक द लॉज को कुल 12 भागों में विभाजित किया। पहला और दूसरा भाग किससे संबंधित था? भैया प्लेटो ने जब विभाजन किया तो विभाजन का आधार जानते हैं क्या लिया होगा? कैसे राज्य और राज्य की नीति में सारे तत्वों को समाहित करके एक दार्शनिक राज्य और दार्शनिक राजा पैदा कर सके, इसके लिए क्या करते हैं? अभिभावक वर्ग, जिसे संरक्षक वर्ग कहते, उस शब्द का प्रयोग करते। आप सब जानते हैं कि इसमें इन्होंने शासक वर्ग को रखा था और सैन्य वर्ग को रखा था। एकमात्र ऐसा विचारक जो संगीत प्रेमी है, मतलब राज्य की चिंता भी कर रहा है, ऐसा विचारक राज्य की चिंता भी कर रहा है, और राज्य की चिंता करते करते जब संगीत सुनता है तो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे संगीत सुनने दो, मैं ना राज्य जानता हूं ना दार्शनिक राजा जानता हूं, मुझे संगीत सुनने में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता। इसका मतलब सवाल पूछा जाए संगीत प्रेमी विचारक कौन? तो प्लेटो। यही कारण है कि द लॉज में इन्होंने जैसे ही विभाजन किया, पहला और दूसरा भाग किसे समर्पित किया? संगीत एवं नृत्य को समर्पित किया। ये जो म्यूजिक की आज आप शिक्षा लेते हैं, ठीक, डांस एकेडमी खोलते हैं, ये वास्तव में आज मैं आपको बता दूं, ये कोई आज की आधारशिला नहीं है, इतना महान चिंतक पहले ही इसको स्थापित कर चुका है। विश्वास करिए, जिस दिन आपको चिंतन समझ में आ जाएगा ना, उस दिन आप आधुनिकता को बहुत अच्छे से जान जाएंगे। द लॉज की तीसरे भाग की अगर हम बात करें तो इसमें राज्य की ऐतिहासिक विकास का वर्णन है कि राज्य धीरे धीरे कैसे विकसित होता है, आगे बढ़ता है। राज्य कोई ऐसा थोड़े कि ओक चट्टान के वृक्ष से बन गया, मानवों के चरित्र का बृहद स्वरूप होता है, इसलिए कैसे कैसे आगे बढ़ता, मानव शैली कैसे चलती है, इस पे जिक्र किया है तीसरे भाग में। द लॉज के चौथे भाग में प्लेटो ने राजनीतिक शास्त्र के आधार के सिद्धांतों का वर्णन किया है। सैन्य वर्ग होना चाहिए, उत्पादक वर्ग होना चाहिए, दार्शनिक वर्ग होना चाहिए, सबके अपने अपने कर्तव्य क्या है, ठीक, कौन किस अवस्था में कैसे कार्य करेगा, इस सारी राजनीतिक शास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन द लॉज के चौथे भाग में किया है। बात करूं मैं कि भैया द लॉज इतनी बड़ी कैसे हो गई, क्योंकि कानून का संचालन कैसे हो, शिक्षा पद्धति,
पदाधिकारी सारी जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण करें, यह भी तो इसमें शामिल किया है। तो द लॉज के 5वां, 6वां, 7वां और 8वां भाग की अगर बात करूं तो इसमें प्लेटो ने क्या किया, कानून का संचालन कैसे हो, शिक्षा पद्धति कार्य कैसे करें, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए पदाधिकारी कैसे हो, और पदाधिकारियों का कैसे वर्णन, कैसे बैठक, कैसे कार्य हो, इसका वर्णन किसमें किया, द लॉज में किया। और अभी आपको एक इतना अच्छा क्वेश्चन बताने वाले हैं, कितना अच्छा तर्क के साथ बताने वाले हैं कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वास्तव में मैम ने बिल्कुल सही साबित किया कि ये परमादेश जो रीट है आज की देश नहीं है, ये कहीं पहले उग चुकी है। ध्यान से समझिएगा। 9वां, 10वां और 11वां भाग प्लेटो ने किसे समर्पित किया है, तो इसमें इन्होंने कई प्रकार के कानून और उनके सिद्धांत का वर्णन किया है। याद कर लेना, कई प्रकार के कानून और उनके सिद्धांतों का वर्णन किया है। अब आ जाइए सबसे आखिरी में और सबसे शानदार प्रश्न के साथ 12वां अंतिम भाग। किसकी बात करूं, 12वां अंतिम भाग। क्या कहेंगे इसे आप, तो 12वां अंतिम भाग की अगर मैं बात करूं, संपूर्ण नगर के नैतिक जीवन का क्रियान्वयन, संचालन और नियंत्रण करने के लिए एक न्याचुरल काउंसिल यानी न्यास परिषद का गठन 12वें भाग में बताता है। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है न्यास परिषद। पूछा गया सवाल है, कब बताया, द लॉज के 12वां अंतिम भाग में। और कहता है कि ऐसे नेचुरल जो काउंसिल थी उनकी बैठक कब होती थी, तो कहता है कि उनकी बैठक रात्रि में ही होती थी और रात्रि में बैठक करके ये कार्य का संचालन करते थे ताकि छोटे छोटे नगर राज्य में अनुशासन, शासन, शांति व्यवस्था, जिसे आज आप कहते हैं कानून व्यवस्था, रात्रि प्रहरी के रूप में, वो बनी रहे। इसके अतिरिक्त उन पदाधिकारियों को दंड देने की व्यवस्था का भी वर्णन किया गया जो अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो जाते थे, जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन उचित रूप से नहीं किया था। मुझे अब आप बताइए, सबको छोड़िए, आप बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि वर्तमान में जो ये आपको परमादेश मिल रहा है, परमादेश किस लिए था? परमादेश अनुच्छेद 32 और 226 के तहत नागरिकों को दिया गया मूल अधिकार का एक रीट है। परमादेश अनुच्छेद 32 और 226 के तहत भारत में एफआर के उल्लंघन पर लागू होता है। कब? जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का उचित तरीके से निर्वहन नहीं करता, तब उचित तरीके से निर्वहन नहीं करता, तब याद आया, तब परमादेश लागू होता है। वी कमांड, हम आदेश देते हैं। आप अगर ढूंढिएगा तो आपको मिलेगा कि जो अपने कर्तव्य का निर्वहन उचित रूप से नहीं करते थे ना, प्लेटो ने उनके लिए भी दंड की व्यवस्था की थी। आपको लगता नहीं इस टाइप की व्यवस्था पहले से थी? प्लेटो यूं ही नहीं इतने प्रसिद्ध विचारक के रूप में आपको दिखते हैं, आज की अवधारणा कहीं ना कहीं इन्होंने पहले ही विकसित कर ली थी। द लॉज की अगर बात करूं तो प्लेटो ने कानून को द लॉज में स्वर्णिम सूत्र माना है, जो सभी मानवों को उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक करता है। और जब कानून सबको कर्तव्य के प्रति जागरूक करता है तो सबके मन में हमारा राष्ट्र, हमारे लोग, हमारी भाषा, हमारी भावना, हमारे कर्तव्य सब समझ में आते हैं, अर्थात एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। बात समझ में आई? ऐसे ही जब हम पुस्तक का निर्माण करें और पुस्तक के बारे में पढ़ना शुरू करें तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब आ जाइए अरस्तू की रचना की बात करें। भैया मेरे अरस्तू की रचना क्या है? साहित्य में इनकी रचना यूडेमस है और सोल है, ठीक, पॉलिटिक्स पोएटिक्स तथा रिटोरिक है।
साहित्य में क्या है? यूडेमस, सोल, पोएटिक्स तथा रिटोरिक है। राजनीति में इनकी रचना क्या है? पॉलिटिक्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लेटो के शिष्य है, यूं ही नहीं इनका नाम रहा होगा। तर्कशास्त्र और दर्शन पर फिजिक्स, डी एनिमा, प्रायर मेटाफिजिक्स, ये इनका, आपने इन्हें राजनीति शास्त्र का पिता कहा, आपने इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा, यूं ही नहीं कहा होगा। 158 देशों की तुलना करके, उस 158 देशों के संविधान की तुलना करके, जिसने एक नए संविधान को रचने का कार्य किया हो, विधि द्वारा स्थापित शासन होना चाहिए, आरंभ में अपने पिता के कार्यों से प्रभावित होकर शाही चिकित्सक बनकर राज्य दरबार में बैठा व्यक्ति अचानक प्लेटो के कार्यों से प्रभावित होकर तर्कशास्त्र की ओर मुड़ जाए, दर्शन की ओर मुड़ जाए, बहुत ही विलक्षित प्रतिभा वाला व्यक्ति होगा। ठीक है। कैटेगरीज, इंटरप्रिटेशन, द पोस्टेरियर एनालिटिक्स, द टॉपिक्स। भौतिक विज्ञान पर मेटरपोलॉजी, शरीर विभाजन पर हिस्ट्रीज ऑफ एनिमल्स। ये किसकी रचना है? ये रचना अरस्तु की है। इसके बाद आ जाइए, जिन्होंने सबसे पहली बार द प्रिंस के माध्यम से राज्य शब्द का प्रयोग किया, जिन्होंने सबसे पहली बार राज्य शब्द का प्रयोग किया, यानी मुझे इनके बारे में अलग अलग से पढ़ाना है। द डिस्कोर्सेज ऑफ लाइफ, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द प्रिंस जिसमें राज्य शब्द का प्रयोग किया, द आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कौशल कला कैसे होनी चाहिए। कौन? मैकियावेली, जिन्होंने आधुनिकता की ओर अपना कदम बढ़ाया है। एक ऐसे विचारक। तो अगर एक ही जगह विचारक की श्रृंखला रख दें और इस विचारक की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी परीक्षा में, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए दिया गया हो या आप उस परीक्षा की तैयारी इन सारे महत्वपूर्ण आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, इन सारी महत्वपूर्ण आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर कर रहे हैं, तो कोई समस्या आएगी। इसलिए पढ़े, इस तरीके से पढ़िए कि एक एक टॉपिक को एक एक साथ रखते जाइए और तब तैयारी करिए। देखिए आपकी तैयारी सबसे अच्छी रणनीति के साथ होगी कि नहीं। तो ऐसे न जाने कितने टॉपिक है जहां आपको समस्या होती है, और हमारी कोशिश होती है कि उस समस्या का सबसे सटीक निदान करके वो समस्या ही खत्म कर दे। बात समझ में आया? तो इसलिए याद रखिएगा, जितने चिंतक की शैली है वह एक जगह एक पॉइंट में कर लेंगे तो आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो मिलेंगे कुछ नए टॉपिक, कुछ नए महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ, और याद रखना ये सारे हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उसी को ध्यान में रख के हम पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।